चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग देखेंगे सेट बीपीएससी टीआरई सेट 7 का मैथ्स का डिस्कशन देखेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। चलिए, ये है पहला सवाल, इसका आंसर बताएंगे ओम प्रकाश। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर बताएंगे मेरे दोस्त। इसका कितना आने वाला है? यहां देखिए, कह रहा है कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल है। एक वर्गाकार है, देखेंगे एक वर्गाकार है और ये वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहां पे a इंटू ए, तो यहां से अगर हम करेंगे इसका तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 11,025। तो a बराबर आ जाएगा आपका 105 का। ये क्या है? क्लियर है? इसका एरिया दिया हुआ इतना, हम लोग के अनुसार a स्क्वायर होता है तो a का मान 105 होता है। ठीक है, ठीक, क्लियर है। उसके बाद इस भूखंड के चारों ओर 85 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत ज्ञात करें। एक बात समझेंगे, मान लेते हैं कि एक फील्ड है, फील्ड के चारों ओर, जैसे मान लेते हैं कि कोई वर्गाकार आपका खेत है, उसके चारों ओर बाड़ लगाया गया है, मतलब उसको घेरा लगाया गया है। तो जब घेरा लगाया जाएगा चारों ओर, तो चारों ओर घेरा लगाया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? उसका परिमाप होगा। ये चारों ओर जो लगाएगा, इसका मतलब सभी जोड़कर क्या होगा? परिमाप होगा। इसका परिमाप होगा, मतलब वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा, तो 105, मतलब 105 मीटर तार लगाएगा। 105 मीटर दर से, मतलब सॉरी 105 मीटर तार लगाना है और प्रति मीटर दर का दाम है कितना? 85। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? 85 गुना कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तार लगाने का खर्च हुआ। है ना, मतलब ये चारों ओर लगाया गया है तार। तो चारों ओर जब तार लगाया जाएगा, तो ये चारों ओर जब तार लगाया, तो इसकी लंबाई देख लेते हैं। ये लंबाई जो होता है पेरीमीटर के बराबर होता है ना, ये पेरीमीटर के बराबर होता है। और पेरीमीटर, इतना मीटर पेरीमीटर है, उसमें हम एक वर्ग एक मीटर का जो खर्च है वो 85 है। गुना कर दिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। गुना कर दिए, आंसर आ जाएगा 4,408 32 से, चलिए गुना कर देते हैं। तो 85 इंटू 4 2 करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 8 दूनी 16, 16 36, 36 और 1 37, 8 चौक 32, 32 3 35, मतलब ये आ जाएगा आपका 35,700 इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर आ रहा है। सभी का आंसर आ रहा है बी बी बी, बहुत बढ़िया, है ना। सेट 5 का सॉल्व नहीं किए हैं आदित्य जी? सेट 5 का सॉल्व कर चुके हैं, वो अपलोड हो जाएगा। एक्चुअली वो रिकॉर्ड किए थे भाई, ठीक है ना, रिकॉर्ड कर दिए थे, टाइम नहीं था तो रिकॉर्ड कर दिए थे, वो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये आंसर आ गया। अगला की अगर बात करें तो अगला का आंसर निकालना है, ये बताना है। एक बात समझेंगे, दो रेलगाड़ी के चालों का अनुपात, मतलब दो रेलगाड़ी के स्पीड का जो अनुपात दे रखा है मेरे दोस्त, वो 7:5 दे रखा है। ये पहला रेलगाड़ी है, ये दूसरा रेलगाड़ी है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलता है। तो दूसरा रेलगाड़ी जो है 400 किलोमीटर 5 घंटे, कितना, सॉरी 4 घंटे में चलता है। तो ये 4 घंटे में कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब दूसरी रेलगाड़ी जो चल रहा है वह 100 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, लेकिन दूसरी रेलगाड़ी यहां देखेंगे कितना है? 5। तो 5 बराबर 100, तो यहां पे कितना गुना किया होगा? 20। तो यहां पूछ रहा है पहली रेलगाड़ी का, तो यहां पे 20 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 140 किलोमीटर पर आवर। क्या इस बात को समझ पाए? क्या यहां पे क्लियर है? बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। क्लियर है भाई? नीतीश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, कोई दिक्कत? ये समझ पाए, इस सवाल को समझ पाए? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, अगले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कैलकुलेटिव है, ये आपका
सॉल्व करना है, ये कैलकुलेटिव है, तो सबसे पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं। ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहां पे जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा, ठीक है। ये इधर गुना होगा, देखेंगे ये जब इधर गुना होगा तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, 3 तिया 9, रूट 5 का स्क्वायर 5 5 ही हो जाएगा, और आपका आ जाएगा कितना, 5 3 दूनी 3 दूनी 6 रूट 5, ठीक है, 6 रूट आपका 5। अरे ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab लिख दिए। फिर इसकी बात करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे स्क्वायर करेंगे, है ना, स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 5 आ जाएगा और माइनस 6 रूट 5 आ जाएगा, ये कट गया, 3 तिया 9 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो 3 तिया 9 रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 में से 5 चल जाएगा, यहां 4, 9 5 14, 9 5 14, तो ये आ जाएगा 28, ये आ गया कितना 7, इधर ये 7 आ गया। लेकिन यहां पे 7 तो आया, लेकिन मुझे चाहिए, यहां पे देखेंगे, यहां पूछ रहा है रूट 5 माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जब कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, प्लस है तो माइनस में कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, यहां प्लस है तो ये माइनस वाला में मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट, तो ये वाला जब सॉल्यूशंस करेंगे, इसको जब सॉल्यूशंस करेंगे तो ये आएगा 4, ये आ जाएगा कितना 4, और गुना कर देंगे, a गुना a, तो a स्क्वायर मतलब रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब ये होल स्क्वायर आएगा तो ये आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा माइनस 2 रूट 5, ये आ गया, और ये इधर 7 है, तो बस कर दो सॉल्यूशंस, 7 चौका 28, 28 और 6, 28 और 6 34, और ये आ गया 2 रूट 5 बाई 4, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 17 माइनस रूट 5 बाई 2। ये एक कैलकुलेटिव सवाल था, आपको कैलकुलेशंस करना ही पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है, ठीक है, कोई उपाय नहीं है, आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, 17 माइनस रूट 5। क्लियर आंसर। पहले हम लोग क्या किए, यहां से सॉल्व किए तो ये 17 ले आए, यहां से जब सॉल्व किए तो ये 17 ले आए। देखो और भी फास्ट सॉल्यूशन कर सकते थे, देखिए और भी फास्ट आप सॉल्यूशन कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 पर रूट 5 का स्क्वायर 4 आ गया। अब देखेंगे यहां पे भी a प्लस बी स्क्वायर तो यहां पे 2ab प्लस में आएगा, 2ab खत्म हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 5, तो 4 9 9 5 14, इधर भी 9 5 14 होगा, 14 28, ये डायरेक्ट कर सकते थे आप। सॉल्यूशन जितना फास्ट इसमें सोच सकते हैं उतना आपका ये आ गया, ठीक है। चलिए अगली बात देखते हैं, अगला सवाल क्या रखा है, कह रहा है कि a माइनस बी का 40%, ठीक है, a प्लस बी का 20%, आपस में दोनों क्या है, बराबर है, आपस में दोनों क्या है, बराबर है, तो यहां से हम परसेंट हटा दें, ये आ जाएगा 2, तो देखिएगा 2a यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, ये a आएगा तो इधर बचेगा ओनली a बचेगा, 2b माइनस में उधर b है, ये माइनस b वाला उधर चल जाएगा, तो यहां आ जाएगा 3b आ जाएगा, कोई दिक्कत, तो यहां से a और b का जो रेशियो आएगा, a और b का जो रेशियो आएगा 3:1 आ जाएगा। फिर क्या बोला है, फिर क्या बता रहा है यहां पे, कह रहा है तो b a के कितने परसेंट के बराबर है, b 1 है, a के कितने परसेंट के बराबर है, तो ये आप ले लिए कितना, यहां पूछ रहा है b a के कितने परसेंट के बराबर है, तो यहां से सॉल्यूशन ठीक है ना, 2 a इधर आया तो आपका 1, ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया कितने परसेंट के बराबर है a, b जो है a के कितने परसेंट, a के कंपेरिजन a से किया गया तो a नीचे 1 ऊपर, गुना यहां पे करेंगे 100%, तो ये आ जाएगा आपका 33.3% आंसर, 333 पॉइंट आंसर, ई इज द राइट आंसर, ई आपका सही आंसर आ रहा है। क्या सभी का आंसर सही आ रहा है, बताएंगे भाई, क्लियर है यहां तक। यहां क्या बोला है, कह रहा कि तो बी ए के कितना परसेंट है, ए के कितना परसेंट है, ए से कंपेरिजन हो रहा है, ए नीचे
कौन कंपेरिजन हो रहा है भाई? बी, तो बी ऊपर हो जाएगा 1/3, मतलब 33.33% इज द राइट आंसर। क्या क्लियर है? बोलो, समझ पाए यहां तक? अगला सवाल बताएंगे, अगला सवाल बताएंगे, आंसर क्या आने वाला है? आंसर क्या आने वाला है बताएंगे भाई? ठीक है, अगला सवाल यहां देखा, कह रहा एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज 10%, 12%, 15% की दर पर क्रमशः, मतलब 3 योजना है, 1 योजना, 2 योजना और ये 3 योजना। यहां पे देखा गया, यहां पे देखा गया कि जो रेट है, रेट इसका 10% है, ये कितने परसेंट पे? 12%, ये कितना परसेंट पे? 15%, ये दिया हुआ है। आगे यहां पे इस बात को बता रहा है कि ये 6 साल के लिए, पहला जो है वो 6 साल के लिए, दूसरा 10 साल के लिए, तीसरा 12 साल के लिए धनराशि को निवेशित करता है। लेकिन होता क्या है कि निवेश तो किया, पहला धन 10% की दर से 6 साल के लिए किया, दूसरा धन 12% की दर से 10 साल के लिए किया, और तीसरा धन आपका 15% की दर से 12 साल के लिए किया। निवेश तो किया, लेकिन यहां कह रहा है कि यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, मतलब तीनों में समान ब्याज प्राप्त होता है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ, ये पहला जो है, अगर मान लेते हैं कि पहला योजना में पहला इतना ही पैसा दिया गया है, इसी को मान लेते हैं पहले पैसा, 10% की दर से कितना? 6 वर्षों के लिए, तो 10 6 कितना परसेंट? 60%। मतलब इस धन को, ये जो धन है 60% ब्याज मिल जाएगा इसका, ठीक है। दूसरा पे देखो कितना ब्याज मिलेगा भाई? 12% की दर से 10 साल के लिए, मतलब ये जो धन है इसका 120% हमको ब्याज मिलेगा, ठीक है। ब्याज मतलब क्या होता है? एसआई जो होता है वो क्या होता है? आरटी परसेंट होता है ना, आरटी परसेंट होता है। अब तीसरा की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो 15 12 गुणा करेंगे 180% के बराबर होगा। अब ये कह रहा है कि ये भी ब्याज, इससे ब्याज, इससे ब्याज, इससे ब्याज तो मिला, लेकिन तीनों का ब्याज बोला है बराबर है, तो यहां से 60 दूनी 60 गए 60, 60 दूनी 120 और 60 दिया कितना? तो यहां से हमको निकालना है पहला, दूसरा, तीसरा। तो जिसको ए को पहले को निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, और दूसरी और तीसरी का जो गुणांक है उसको मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देंगे। तो इसका पहला का, दूसरा का गुणांक 2 है, तीसरा का गुणांक 3 है, तो 3 दूनी 6 आ गया। अगर दूसरा का निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, पहले के गुणांक और तीसरा का गुणांक, 3 इकाई 3, ये 3 आ जाएगा। अगर तीसरा का निकालना है तो दूसरा और पहला का गुणांक कर देंगे, ये आ जाएगा, मतलब ये धन का रेशियो आ जाएगा, ये पी का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि हम पी ही माने हैं पहला, दूसरा, तीसरा का। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर आएगा। क्या सभी का आंसर आ चुका था भाई? क्या सभी का इतना आंसर आ चुका था मेरे दोस्त? क्या भाई आ चुका था सभी का? चलिए, ये सवाल हो गया। आगे कह रहा, एक व्यक्ति एक वस्तु को 2 व्यक्ति द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ मूल मूल्य का 48% है। मतलब कह रखा कि एक हम है, एक और कोई व्यक्ति, हमने उसको दिया, जितना में उसको दिया, फिर उसको कुछ लाभ पर दूसरे को दे दिया, तो टोटल, जैसे बात समझेंगे, ये पहला व्यक्ति था, इसको कुछ परसेंट पे दिया इसको, और फिर इसको कुछ परसेंट पे इसको दे दिया, तो यहां से देखा गया तो 38% का लाभ टोटल हुआ। इसको ये मालूम था, ये नहीं मालूम है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। करें, यदि पहले व्यक्ति से बेचने पर, पहला व्यक्ति जब बेचा, मान लेते ये यहां से यहां बेचा तो 15% का लाभ हुआ, यहां से वहां बेचा तो 15% का लाभ हुआ, ये ध्यान देंगे, तो 15% का लाभ हुआ। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखो कैसे निकलेंगे कि 15% को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 3/20। पहले वाले में जो पहला व्यक्ति दूसरे को बेचा तो 20 था, 3 लाभ पर बेचा, तो ये 23 हो जाएगा। दूसरा ये पता नहीं मेरे दोस्त, दूसरा कितना है ये पता नहीं, लेकिन ओवरऑल जो बेचा, ये पहला जो थर्ड व्यक्ति को जो पूरा देखा गया तो बोला 38% लाभ हुआ। 38% का मतलब होता है 19/20, सॉरी 50, तो मतलब ये 50 था,
19 लाभ हुआ तो ये 69 आ गया। इसका निकालना है, मान लेते हैं ये x और ये y है, इसको निकालना है तो कैसे क्या करेंगे, x और y का रेशियो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, है ना, ये क्रॉस गुना करेंगे, सॉरी, ये क्रॉस गुना करेंगे तो ये 69 इंटू 20 y का आ जाएगा, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये 50 इंटू 23 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका, ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, 0 0 कट गया, ये 5 आ गया और 3 दूनी 6 आ गया, तो 1/5 परसेंटेज निकालना है तो ये आ जाएगा आपका कितना, 20% इज द राइट आंसर, 20 आपका सही आंसर है, 20 आपका बी इज द राइट आंसर। क्या सभी का आंसर आ रहा है मेरे भाई, क्लियर है यहाँ पे, मतलब पहला का आपका लाभ दिया था दोस्त, पहला जो बस पहला व्यक्ति जो बेचा था, पहला व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के पास बेचा था तो उसका लाभ दिया था, दूसरा जब तीसरा व्यक्ति के पास बेचा था ये पता नहीं था कितना परसेंट लाभ पर दिया तो एक्स वाई मान लिए, टोटल जब देखा गया तो 50, टोटल जब देखा तो 38% का लाभ हुआ, मतलब ये 50 था, ये आपका 69 था, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। तो यहां से हम लोग एक्स वाई का अगर निकालने की बात करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस गुना करके यहां लिखेंगे और काट देंगे, 5 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो गया, मतलब 5 से 6 कहने का मतलब 1/5 है ना, 1/5 का मतलब 20%। क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए मेरे भाई, कोई दिक्कत है वहां पे बताएंगे, अगर दिक्कत होगा तो बताएंगे, ठीक है। अगला बोला है विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, आप अगर चाहेंगे तो एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं, है ना, एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं यहां पे, और एलिगेशन के अलावा भी आप बना सकते हैं, एलिगेशन के अलावा भी बना सकते हैं। 80% खर्च किया, बात समझेंगे, मतलब ये 100 रुपया था, ये 100 रुपया था तो ये 80 रुपया खर्च किया, तो बताएंगे ये आपका इनकम था, आय, खर्च किया इतना और बेच दिया कितना, बचत कर दिया कितना 20, कह रहा है कि वह 15% बढ़ गया, वह जो है 15% बढ़ गया, खर्च जो है 15% बढ़ा दिए, तो 15% बढ़ा दिए तो 15 ये आ जाएगा 92, क्या इतना ही आएगा ना, देख लो, 4 तिया 12 बढ़ेगा, है ना, इसका 12 बढ़ता है, 12 बढ़ेगा तो ये आपका आ जाएगा कितना 92 आ जाएगा, ठीक है। इसका 15% निकालेंगे तो 12, अब 12 बढ़ गया मतलब 80 में से 12 बढ़ गया तो आपका 92, ठीक है। उसके वेतन 25% की वृद्धि हो गया, वेतन जो है वो 25% की वृद्धि हो गया तो ये आ जाएगा 125, ठीक है। तो 125 में अब इनकम जो है, अब इनकम 125 था, खर्च किया 92, तो 125 में से 92 घटा देंगे, 125 में से 92 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 33। क्या यही बात समझ में आया, तो पहला बचत था 20, अब बचत आ गया 33, तो कितने का बढ़त हुआ, तो 13 का बढ़त हुआ, किसमें 20 से बढ़त हुआ, और ये गुणा 100 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 5, 13 पच्चे 65% इज द राइट आंसर, 13 पच्चे 65% इसका सही आंसर होगा, 13 पच्चे 65 इसका सही आंसर होगा। क्लियर है यहां तक, बोलो भाई, समझ पाए ना, तो ये 65% कैसे होगा, बात समझ पाए, क्लियर है। अगर इसको एलिगेशन से बनाना चाहेंगे तो 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है तो बचत कितना करेगा, तो 80% खर्च करता है मतलब 4:1, 4:, कितना 1, अगर एलिगेशन जिसको आता है वो देख सकते हैं। कह रहा कि उसके वेतन में 15% की वृद्धि किया जी, दोनों मिलाकर यहां वेतन होता है तो 15% की वृद्धि किया, और खर्च में 15% की, सॉरी, वेतन में 25% की वृद्धि किया और खर्च में 15% की वृद्धि किया, तो ये निकालना आपको, इधर का अंतर इधर, तो यहां जो रेशियो आएगा ये 4:1 का रेशियो आएगा, यहां पे अंतर कितने का है 10 का, तो यहां 10 आना चाहिए, 10 नहीं था, 10 गुना किए, तो यहां रेशियो का नियम है कि यहां भी 10 गुना करेंगे, ये 40, ये इससे कम था तो ये इससे ज्यादा होगा, तो ये इससे ज्यादा होगा तो ये कितना होगा 40 ज्यादा होगा, मतलब ये 65, मतलब बचत में जो वृद्धि हुआ वो 65% आया, ठीक है। ठीक है भाई,
आगे देखते हैं, लास्ट सवाल है, कह रहा कि एक खंबे के 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसका पहला भाग उसके पूरे खंबे का 1/4 के बराबर है। मतलब बोल रहा है पूरा खंबा का, तो पूरा खंबा को मान लेते हैं 4। बोल रहा है ना पूरा खंबा का 1/4 पहला भाग है, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। पहला भाग देखेंगे, इसका 1/4, इसका 1/4 करेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है। फिर दूसरा बोला है दूसरा भाग पहले भाग के बराबर है, दूसरा भाग पहले भाग के बराबर है, तो पहला कितना दिया 1, तो ये 1 दिया है, तो ये भी क्या होगा भाई 1 होगा। क्लियर है। 4 में से पहला दूसरा को 1 1 दे दिए, तो शेष जो बचा है, जो रिमेनिंग जो बचा वो आपका 2 बचा, ये 2 है। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि तीसरा जो भाग है वो 10 मीटर का, तीसरा जो भाग है वो 10 मीटर का है, मतलब 2 बराबर आपका कितना है 10। तो कितना गुना किया होगा, तो 5 गुना किया होगा। तो पूछ रहा है खंबे की लंबाई, तो यहां पे हम लोग 5 गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 20 मीटर इज द राइट आंसर। 20 मीटर इसका सही आंसर आएगा, ठीक है, 20 मीटर इसका सही आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक, बताएंगे भाई, यहां तक कंप्लीट है आपका। चलिए आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करेंगे, अगर कुछ सुधारने की अगर बात आए तो वो भी कमेंट करेंगे, तो हम सुधार लाएंगे। आप जब बोलेंगे कि मैं ये सब थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास समझ में आया सभी को? चलिए, तो अब सर लेंगे, सर आएंगे, जीएस वाले सर आएंगे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। देखिए, इकबाल मसीह पुरस्कार, तो इसका करेक्ट आंसर है ललिता नटराजन, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका है ललिता नटराजन, ये चेन्नई की हैं, मद्रास की, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, इन्होंने बाल मजदूर के कल्याण के लिए कार्य किया, जिसके बदले इनको ये इकबाल मसीह पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना है, बाल मजदूर के क्षेत्र में जो मजदूर थे उनको एलिमिनेट किया, उनको हटाने का काम किया, ठीक है। इसीलिए इनको जो है 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार सम्मान मिला है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ये। इसमें अधिक कुछ न बोलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ललित नटराजन, याद रखिएगा, फर्स्ट का करेक्ट आंसर हुआ ये, ललित नटराजन। ललित नटराजन बिल्कुल करेक्ट आंसर है सबका, ललित नटराजन। अब आइए सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, में स्थापित संस्था है ये, ठीक है, स्थापित है, एक पॉइंट। दूसरा 1949 में 9 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन किया गया था। ध्यान रखिएगा यहां पे, नेशनलाइजेशन का मतलब यह होता है कि पहले वो एक संपत्ति होती है व्यक्तिगत किसी की, नेशनलाइजेशन के बाद वो राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है, सभी लोगों का उस पर बराबर का हक होता है, इसको हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। तो इस तरह से आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब एक नेशनलाइज्ड बैंक है ना, तो सभी लोगों का उस पर समान अधिकार है। इसने हाल ही में पूर्वोत्तर में अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है नागालैंड में। करेक्ट आंसर नागालैंड, कोहिमा के नागालैंड में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। यहाँ एक बार ध्यान रखना है, आरबीआई का एक ही क्षेत्रीय कार्यालय नहीं होता है, ये अपनी सुविधानुसार रीजनल ऑफिस खोलती रहती है अलग अलग भारत के क्षेत्रों में। 18-19 क्षेत्रों में इनके रीजनल ऑफिसेस हैं, उसमें से एक कोहिमा नागालैंड में भी है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो गया, बी, कोहिमा नागालैंड। करेक्ट आंसर है कोहिमा नागालैंड, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, तीसरा, कौन सा यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय 23-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करने के बारे में सोच रहा है।
हिंदू स्टडी सेंटर को स्थापित करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो आगे तत्पर है? तो करेक्ट आंसर इसका है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि अगले सेशन से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो हिंदू अध्ययन केंद्र है इसको स्थापित करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो थर्ड का करेक्ट आंसर हमारे पास आया बी, थर्ड का बी। ठीक है, अब आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया? देखिए यहां विंड एनर्जी की बात कह रहा है, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी के मामले में जो फर्स्ट है ये गुजरात है, ये गुजरात है, ध्यान रखना है इस बात को, गुजरात। और वर्ल्ड में इंडिया, वर्ल्ड में जो इंडिया है वो फिफ्थ पोजीशन पे है, फिफ्थ पोजीशन पे है इस मामले में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो है विंड एनर्जी में सबसे टॉप पे गुजरात है, सबसे टॉप पे है गुजरात, गुजरात सबसे टॉप पे है। सोलर में कौन है सबसे टॉप पे? सौर ऊर्जा की बात की जाए तो कौन सा राज्य सबसे टॉप पे है? सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में सबसे टॉप पे आएगा राजस्थान, सबसे टॉप पे आएगा राजस्थान। सोलर एनर्जी में सबसे टॉप पे हमारे पास है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। आगे चलते हैं अब इससे। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इसका? इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान जो है वो फ्रेंचाइजी कौन है? सबसे मूल्यवान, वैल्यूएबल जिसको कहते हैं, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी। ठीक है, इसके दो दो सोर्स मिल रहे हैं फ्रेंचाइजी के, लेकिन सही आंसर इसका मुंबई इंडियंस। कहीं कहीं पे ये भी दिखता है चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन आप मुंबई इंडियंस लगाएंगे, मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस सबसे वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फिफ्थ का हो गया ए, फिफ्थ का हो गया ए। चेन्नई सुपर किंग्स भी कहीं कहीं मिलता है, तो करंट वाला आपको अपडेट रहते रहना होगा। ठीक है, मुंबई इंडियंस अभी तक की सबसे मूल्यवान मानी जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन, किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? गुइलेन बैरे सिंड्रोम जो है, एक्चुअली में सबसे पहली बात तो ये कि इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, बहुत कम सूचना उपलब्ध है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जीवाणु या वायरस से होता है, यह भी कंफर्म नहीं हो पाया है। जीवाणु या वायरस से होता है, यह भी कंफर्म अभी क्लियर नहीं हुआ, मतलब हो सकता है। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि एक ब्रांड जब काफी फेमस हो जाता है तो अपने ब्रांड नेम को बेचता है, बेचने के बदले उसे पैसा मिलता है, आप उस ब्रांड नेम को खरीद के उसका उपयोग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी। अफसाना खातून क्लियर हो गया होगा, उसको फ्रेंचाइजी कहा जाता है। रवि प्रकाश राम कह रहे हैं कि सी आंसर, किसका सी आंसर भाई, फिफ्थ का कि सिक्स्थ का? बहुत कम सूचना उपलब्ध है, ये जीवाणु या वायरस से होता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें क्या होता है कि जो शरीर होता है, शरीर में पूरा लकवा जिसको शब्द कहते हैं पैरालाइसिस, पैरालाइसिस जो है वो मार जाता है। ठीक है, और फिर वो आदमी जो है कुछ ही समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी खतरनाक ये सिंड्रोम है, और ये देखा गया था सी यानी पेरू में, ये पेरू में देखा गया था, प्राप्त हुआ था अभी। ठीक है, हाल फिलहाल में महामारी की घोषणा वहां पे कर दी गई थी इसी की वजह से। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बारे में बहुत बड़ी सूचना इसके बारे में अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ज्यादा हम चर्चा इसके बारे में कर नहीं सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पूरी सूचना भी नहीं आई है, जब आएगी तब उसमें पूरा क्लियर होगा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, 7th पे चले। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो कि यूएई में हुआ, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, इसमें किस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला है? तो रुद्रांश खंडेलवाल को बी करेक्ट आंसर है। रुद्रांश खंडेलवाल को इसमें क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला।
तो 7 का करेक्ट आंसर हमारे पास हुआ बी। 7 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास आया बी। अब आते हैं नेक्स्ट 8, संघाई सहयोग संगठन, जिसको एससीओ के नाम से जानते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में चर्चा तो पहले से हो रही थी, इसकी स्थापना हम मान सकते हैं 2001 से में स्थापित हुआ। टोटल मेंबर इसके बढ़ते रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सदस्य की संख्या इसकी अस्थिर नहीं रही है, पहले कुछ और थी, धीरे धीरे बढ़ती रही, नए नए सदस्य आते गए। वर्तमान में संख्या 8। इंडिया इसका एक फुल मेंबर है, इंडिया इसका जो है पूर्ण सदस्य है, ध्यान रखिएगा पूर्ण सदस्य है। और इसके बाद रूस, चाइना, और रूस के साथ जो पहले देश मिले हुए थे मिडिल एशिया के, मध्य एशिया के, वो सारे इसके मेंबर कंट्री हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी ये संस्था काम करती है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि 2023 के 23वें शिखर सम्मेलन के आयोजन की अध्यक्षता किसने की थी, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इंडिया। इंडिया के द्वारा इसको किया गया था, इंडिया के द्वारा इसको किया गया था। ज्योति प्रसाद का कहना क्वेश्चन नंबर 7 में मोना अग्रवाल, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, तो सही तो है, रुद्रांश खंडेलवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट आंसर आपके पास बी है, ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास बी है। तो 8 का जो यहां पे हमने देखा कि इंडिया इसका एक पूर्ण सदस्य हुआ, टोटल मेंबर 8 है इसमें से। एससीओ 2001 में स्थापित हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, मुख्यालय, मुख्यालय, तो एससीओ का मुख्यालय जो है वो बीजिंग में है, बीजिंग में है। बीजिंग चाइना की कैपिटल, चीन की राजधानी बीजिंग में इसका जो है मुख्यालय स्थापित किया गया, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आगे चलते हैं। उसके पहले ये 24 अप्रैल 2024 को जो बैच स्टार्ट हुआ है, इसका ये ऑफर फी 499 है, आप इसमें ले सकते हैं एडमिशन। पीआरटी के लिए है 1 से 5th क्लास तक के लिए, ठीक है। इसमें ऑफलाइन ऑफिस में भी आइए या ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट 17 जो क्वेश्चन हमारे पास है, जरा इसको देख लीजिए। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, पहली बात तो ये कि ये हमारा हो गया 0 डिग्री, अक्षांश जिसको कहते हैं, अक्षांश, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और ये जो है 23 1/2 डिग्री, ये हमारी होती है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया जो है उसके बीचों बीच से लगभग कर्क रेखा गुजरती है, और ये कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। एमपी, छत्तीसगढ़, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, और झारखंड, ये कुल मिला के 8 राज्य हैं जहां से ये गुजरती है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी, ओडिशा। 17 क्वेश्चन का आंसर इसमें हो गया बी। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, कॉमन है ये। कमलेश कुमार, ये दोनों सब में करेगा ये, ठीक है। इसको ध्यान से आप देखते रहिए, ये सभी के लिए है, कॉमन पेपर है, मतलब सबके लिए है ये। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखना है इस बात को, और ओडिशा इसमें शामिल है, ओडिशा से नहीं गुजरती है। 23 डिग्री 1/2 को हम कर्क रेखा, और वही यहां अगर हम देखें 23 1/2 डिग्री नीचे, तो इसको कहा जाता है मकर रेखा, इसको मकर रेखा, ठीक है।
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, दो चीजें होती है, ध्यान रखना है इसमें। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ और भी जान लीजिए आप। वो एक्स्ट्रा पॉइंट ये है क्या कि 21 जून और 22 दिसंबर ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं जिसपे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है। 21 जून को सन जो है, सन की प्रकाश यानी लाइट कर्क रेखा पर लंबवत होती है कर्क रेखा पर। परपेंडिकुलर लाइट कब पड़ेगी? 21 जून को। उसी तरह से 22 दिसंबर तो सन की प्रकाश मकर रेखा पर, ये पूरी लाइन वही लिखी हुई है, मकर रेखा पर लंबवत होती है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 21 जून है उस 21 जून को इक्वेटर के ऊपर वाला जो क्षेत्र है यहां सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। 22 दिसंबर वो समय होगा जब इधर इक्वेटर से नीचे यहां पर चूंकि लंबवत है तो सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो एक तो ये हो गया 21 दिसंबर, 21 जून और 22 दिसंबर को, एक तो पॉइंट ये हो गया। उसके बाद एक डेट याद रखिएगा कि 21 मार्च एंड 23 सितंबर ये वो डेट होता है जब सूर्य का प्रकाश इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं ये वाली पर लंबवत होती है, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। तो वहां दोनों टाइम विलंबत होती है। इसका मतलब यह हुआ अतः दिन एवं रात यहां बराबर होंगे या बराबर होते हैं। यह स्थिति इक्विनॉक्स कहलाती है। तो ये की पॉइंट एक्चुअली में एग्जाम का यही इक्विनॉक्स है। ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली यही पूछा जाएगा कि इक्विनॉक्स से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली यही हुआ। ठीक, इसका मतलब जो है वो बेसिकली यही हुआ 21 मार्च और 23 सितंबर इन दोनों को सूर्य का प्रकाश जो है इक्वेटर पर लंबवत पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, इसको कहा जाता है। इतने पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या निकला? ओडिशा निकला। करेक्ट आंसर जो है ये ओडिशा निकला। हाँ, ये बहुत ही पुराना, इकबाल आजाद साहब बढ़िया अच्छी बात आपने कही, ये बहुत पुराना ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। इस तरह से हम इसमें याद कर सकते हैं कि 8 राज्यों में जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। ये एक ट्रिक है, मित्र पे गमछा झाड़, बहुत बढ़िया, इसको याद करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? देखिए 3 प्रकार के घाट हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है। ठीक, पाल घाट है। ये दोनों जो है ये पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है, और पाल घाट जो है ये एक्चुअली में केरल में है। केरल पाल घाट जो है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच है। नीलगिरी और अन्नामलाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पहली बात तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा बी। ठीक है, एक पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक, ये कालीकट से त्रिचूर जाने का रास्ता यहीं से निकलता है, इसी घाट से निकलता है, पाल घाट से। ठीक, कालीकट से त्रिचूर जाने का रास्ता। ठीक है, थाल घाट जो महाराष्ट्र और भोर घाट महाराष्ट्र में है, कहां? ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट में ही है, ये पश्चिमी घाट में है, तो ये भी पश्चिमी घाट में ही। थाल घाट और भोर घाट, इसमें दिल्ली मुंबई का मार्ग खुड़ता है। दिल्ली मुंबई रेलवे और सड़क दोनों मार्ग इसी धर्रे से होते हैं, इसी घाट से निकलते हैं, दिल्ली मुंबई। ठीक है, और भोर घाट जो है इससे पुणे और बेलगांव
बेलगांव, या पूना मुंबई भी कह सकते हैं। ये जो रास्ता है इसका शहर का, वो इसी भोर घाट से होके निकलता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको जो है याद रखना होगा, थाल, भोर और पाल घाट का। ठीक है, इसमें दोनों महाराष्ट्र में हो गए, पाल घाट आपके केरल में हो गया। बेसिकली क्वेश्चन पाल घाट से आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पाल घाट जो है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, यहां ध्यान ये भी रखना है कि नीलगिरी जो है यहां पे पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, मिलते हैं। ठीक है, यहां इस बात को ध्यान रखना है। पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, पुराना या प्राचीन वलित पर्वत, पर्वत का उदाहरण है, जो कई नदियों के द्वारा लंबे समय से नदियां वहां से बह रही हैं, इसलिए अब ये अवशिष्ट पहाड़ के रूप में आ चुका है। अवशिष्ट, बचा खुचा बहुत कम है, अवशिष्ट पहाड़ के रूप में है। पश्चिमी घाट कोई पहाड़ नहीं है एक्चुअली में ये, ठीक है, ये एक भ्रंश है, अपभ्रंश है पश्चिमी घाट, ये पहाड़ के रूप में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ठीक है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? आपको पता होगा कि राउरकेला जो है उड़ीसा में है, ओडिशा में है, और ये स्थित है कहां? ब्राह्मणी नदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? बी। करेक्ट आंसर हुआ बी। स्टील सिटी राउरकेला जो है ये ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और अगर हम टाटा की बात करें, टाटा या जमशेदपुर, जमशेदपुर की बात करें, तो ये भी स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, ध्यान दीजिएगा, नदी, नदी के किनारे अवस्थित है, किनारे अवस्थित है, ताकि पानी उसको पर्याप्त रूप से मिल सके, है ना, अवस्थित है। टाटा स्टील की स्थापना, टाटा स्टील की जो स्थापना 1907 में की गई थी, वहां इसी बात को ध्यान में रखा गया था। क्या रखा गया था? कि झड़िया से वहां कोयला मिल जाएगा और स्वर्ण रेखा से पानी मिल जाएगा। इन दोनों चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है स्टील के निर्माण में, तो नजदीक से मिल जाएगा। तो टाटा जो एक स्टील सिटी है, काफी फेमस सिटी है इंडिया की, ठीक है, झारखंड में है, ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, स्वर्ण रेखा से पानी उसको मिलता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे, यहाँ राउरकेला के बारे में क्या मिल गया? ब्राह्मणी। राउरकेला यानी ब्राह्मणी नदी के किनारे ये स्थित है, ओडिशा में ये स्थित है। ठीक है, स्टील सिटी काफी फेमस है ये, काफी फेमस है ये। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति, इसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हिंदी में कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहले कुछ पॉइंट्स में इसमें फैक्ट्स बता दूं। पहली बात ये, एट द वर्ल्ड लेवल, एट द वर्ल्ड लेवल, विश्व स्तर पर अगर देखा जाए, विश्व स्तर पर, स्तर पर, ठीक है, इस क्रांति से जुड़े हुए व्यक्ति, जुड़े हुए वैज्ञानिक, लिखो वैज्ञानिक, नॉर्मन, नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग थे, जो मैक्सिको के थे, मैक्सिको के थे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि हरित क्रांति जो है सबसे पहले इंडिया नहीं, पहले उन्होंने अपने देश में प्रयोग किया, मैक्सिको में, अमेरिका में। क्या प्रयोग किया? इसमें बोरलॉग थे, इन्होंने क्या किया था? उच्च उपज वाली गेहूं और बाद में चावल भी की किस्मों की खोज की थी, किस्मों की खोज की थी। और वो जो गेहूं का बीज दुनिया के जिस जिस देश में गया, वहां पे काफी अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा, क्योंकि ऐसी गेहूं के जो बीज थे उच्च उपज वाली, ये अधिक तापमान को सहने की क्षमता रखते थे और कम पानी की आवश्यकता होती थी। पौधा बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता था, छोटा हुआ इतना उठने में वो फल जाता था और फिर वो पक भी जाता था। तो ये जो व्यवस्था की इन्होंने, यही सबसे पहली बात थी
हरित क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। तो शुरुआत करते हुए कौन? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग व्यक्ति थे जिन्होंने शुरुआत की, तो इसको हम बोरलॉग क्रांति के नाम से भी जानते हैं, हरित क्रांति को। ये तो वर्ल्ड लेवल की बात हुई। यही बीज जब भारत आया और भारत में इसका प्रयास, हमारे देश में भारत में एमएस स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति को आगे बढ़ाया गया। ध्यान रखिएगा इस बात को। किसके द्वारा? स्वामीनाथन के द्वारा है। उन्होंने फिर इसी प्रकार के उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को फैलाने का काम किया। उसके साथ साथ इसमें क्या क्या था? एक तो उच्च उपज वाली किस्म आ गई, पहला उच्च उपज वाली किस्म। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट क्या था? मशीनीकरण का उपयोग। मशीनीकरण का कृषि में उपयोग, या मशीन का कृषि में उपयोग, या कृषि का मशीनीकरण उपयोग। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, फर्टिलाइजर एवं कीटनाशक का उपयोग। ठीक है, इन चीजों को अप्लाई किया गया, लागू किया गया, तब जाके हरित क्रांति आई थी। ठीक, तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? उच्च उपज वाली किस्म, मशीनीकरण, मशीन बढ़ाया गया, उर्वरक कीटनाशक डाला गया, ये सब क्या था? न्यू टेक्नोलॉजी थी। तो नई तकनीक का इस्तेमाल करके कृषि में उपज को बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। मैं समझाना ये चाह रहा था। करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, यही कहलाता है हरित क्रांति। हरित क्रांति में सबसे अधिक 2 फसल जिनका उत्पादन भारत में सबसे अधिक बढ़ा, कौन कौन से थे? गेहूं एवं चावल। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, हरित क्रांति से भारत का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित रहा? सबसे अधिक प्रभावित हुआ तो पंजाब, हरियाणा तथा वेस्टर्न यूपी। ये तीन ही ऐसे क्षेत्र थे जो सबसे अधिक प्रभावित रहे हरित क्रांति से। बाद बाकी पूरे भारत में इसका बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, बहुत कम हुआ इसका। ठीक है, तो ये 3 राज्य आपको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। पंजाब, हरियाणा, प्रिया कुमारी, इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसको भी ध्यान में रखना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हाँ, एक इंफॉर्मेशन थी, मैं इसको मिस कर गया था, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अभी जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th मेंबर जो है ईरान बना है। सुधीर कुमार की इंफॉर्मेशन थी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट। ईरान जो है वो एससीओ का 9वां सदस्य बना है, ये भी आप याद रखेंगे। करंट को देखते रहना जरूरी होता है। अब मुझे लगता है कि कंप्लीट आपने देख लिया होगा। नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखेंगे, और ये मैं स्वामीनाथन का। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो आप 1966 याद रखेंगे। 1966 में यह घटना हुई थी। ठीक है, 1966। आगे ठीक है। अब इसके बाद एक ये जो है पीआरटी 1 से 5th तक के लिए जो बैच है वो स्टार्ट हुआ है 24 अप्रैल से। 499 इसकी ऑफर फी है। आप चाहें तो इस बैच को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्स करवाया जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित है। इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब आइए नेक्स्ट 21। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है, ये पूछ रहा है। तलचर। तलचर एक्चुअली में ओडिशा में है, ध्यान दीजिएगा, ये तो गलत है। तलचर है ओडिशा में। कोरबा ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़, ये भी गलत हो गया। कवास गुजरात, ये सही है, ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखने वाली बात यह है कि करेक्ट आंसर 21 का हमारे पास सी आया। करेक्ट आंसर सी आया। ताप विद्युत परियोजना का मतलब हो गया कि जो सबसे बड़ी कंपनी हमारे देश में है जो कोयले से बिजली बनाती है, कोयले से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करती है, उसको हम ताप विद्युत परियोजना या ताप विद्युत
कंपनी के नाम से जानते हैं। कोयले से बिजली का निर्माण, एनटीपीसी सबसे प्रमुख कंपनी है, ठीक है। और कोयले से बिजली बनाने में महाराष्ट्र जो है वो सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है अभी। महाराष्ट्र जो है उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर है, ये भी याद रखिएगा एनटीपीसी के बारे में, फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। जो कोयले से बिजली बनाई जा रही है इसमें महाराष्ट्र का पहला स्थान है, ठीक। इतने पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं आपको। यहां एक बात और, बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में एनटीपीसी की जो यूनिट है वो बाढ़ की है ना। बाढ़ सबसे बड़ी यूनिट जो है, एक तो याद रखेंगे पटना डिस्ट्रिक्ट में है ये बाढ़। इसके साथ साथ बरौनी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, कांटी मुजफ्फरपुर में, और एक इंपॉर्टेंट हो सकता है नबीनगर जो औरंगाबाद जिला में है। औरंगाबाद ये हाल फिलहाल में वहां पर खोला गया था इसको, ठीक है, ओपन किया गया था, ये बनके तैयार हो चुका है। एक आध यूनिट खोली गई और कुछ और खुलने के कगार पर है। तो इस तरह से नबीनगर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नबीनगर। तो ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कि संभावना बनती है कि पूछे। तो बिहार से संबंधित एनटीपीसी का ये सारा कारनामा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम क्या है? आरोही मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग? देखिए मैं पहले एक पॉइंट बता दूं आपको, जब हम लिंगानुपात की बात कहते हैं तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है ना, की संख्या, या लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ये हमारा लिंगानुपात कहलाता है। तो इसके हिसाब से अगर देखें, पहले मैं उसमें तैयार कर लूं इसको। मध्य प्रदेश 931 है 2000 का जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। छत्तीसगढ़ 991 है, तमिलनाडु का 996 है, 996 है, केरल का 1084 है। तो अब अगर इसके हिसाब से देखें तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में है ये। और बी ऑप्शन अगर देखें तो वो इसका उल्टा है, यानी सबसे अधिक से सबसे कम होते जा रहा है, घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब आरोही क्या होता है? अच्छा, बढ़ते क्रम होता है, थैंक यू। बढ़ते क्रम का मतलब ये हुआ कि करेक्ट आंसर इसका ए होगा। आरोही मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इंग्लिश में तो दिमाग में था, हिंदी में नहीं था। असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर की बात करें बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो सबसे करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया ए। करेक्ट आंसर जो यहां पर है वो हमारे पास ए है, ठीक ना। करेक्ट आंसर ए है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, सबसे अधिक लिंगानुपात कहां? केरल में 1084, ठीक। और अगर हम यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे अधिक कहां? पुडुचेरी, पुडुचेरी, चेरी 1037, ये 1037, ठीक है। दमन द्वीप की सबसे कम है, 600 कुछ है दमन द्वीप की। यूटी में पुडुचेरी 1037 सबसे अधिक होगा, ठीक है। और हरियाणा की बात अगर करें, राज्य में सबसे कम, सबसे कम हरियाणा, हरियाणा 879 के आसपास लगभग है, 879, 879, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो इसे सबसे अधिक सबसे कम ही पूछेगा, तो केरल में सबसे अधिक, हरियाणा सबसे कम, ठीक है। यूटी में सबसे अधिक पुडुचेरी, सबसे कम दमन एवं दीव, ठीक। इतने पॉइंट्स याद रखना है। ये जो है आपके 2011 के अनुसार है, 21 में होना था, ये सेंसस अभी नहीं हुआ है। अब जब होगा तब आगे फिर न्यू डेटा इसका आएगा। ये सारे पुराने डेटा हैं, अब क्या चेंज हुआ नहीं हुआ ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 2011 की जनगणना में यह कहा गया था कि 2001 की तुलना में, 2001 की जो इससे पहले की हुई थी जनगणना तुलना में, जो जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है, वो 17.64% है।
ये एक क्लू पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 2001 से 11 तक जो वृद्धि दर रही जनसंख्या की वो 17.64% है। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार कहा जा रहा है, 2011 के अनुसार कहा जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा गोपालगंज को जोड़ने वाला जो है NH 85 है, 85। ये सब आप याद रखेंगे, इसमें बहुत कुछ क्लू है नहीं। NH 85 जो है ये जोड़ता है। 85 तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, इसलिए इसमें से होगा ई। इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। यहां पर एक पॉइंट भी बताना चाहता हूं, ये सब अपना आप याद रखेंगे कौन सा है। NH 31 पे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है, ठीक है। बिहार से गुजरने वाली ये NH 31 जो है ये सबसे लंबी दूरी जो है तय करती है बिहार में, ठीक है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और इसकी खास बात क्या है? शेष भारत को उत्तरी पूर्वी भारत, जिसको 7 बहनें भी कहा जाता है, 7 सिस्टर्स, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये वाले जो राज्य हैं, असम, शेष भारत को उत्तरी पूर्वी भारत से जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे है, एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये आप ध्यान देंगे, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। ये बेगूसराय खगड़िया होते हुए ऐसे करके फिर वो आगे निकल जाती है बंगाल साइड में, ठीक। तो ये जो है NH 31 है, NH 31 यही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर हम वैसे अगर बिहार स्पेशल से कोई क्वेश्चन पूछ दे, हालांकि तो करंट की चीज है क्योंकि रोड तो भी बन ही रहे हैं और काफी फास्टली बन रहे हैं इंडिया में, तो बिहार में मैं लगभग शब्द का यूज कर रहा हूं, लगभग NH नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 2023 के अनुसार बता रहा हूं 6000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली हो चुका है, 6000 किलोमीटर। अब करंट में आप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वहां एग्जाम में आप परफॉर्मेंस करेंगे। इसको भी देखना क्योंकि ये हमेशा बदल जाता है, ये हमेशा बदल जाता है। देखिए, किसी एक बुक को पढ़ने से जीएस में अच्छा नंबर नहीं आता है, जीएस में नंबर अच्छा आता है प्रैक्टिस करने से, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा नंबर आपको मिलेगा, है। और जो कोचिंग वगैरह की बुक होती है वो भी काफी हेल्पफुल होती है, उसको भी आप ले सकते हैं। और मार्केट में से बहुत सारी बुक है, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, कौन सी बुक पढ़े कौन सी नहीं बुक पढ़े। सबसे बड़ी बात है कि आप लगातार जीएस को पढ़ते रहें, सबसे महत्वपूर्ण है। और पढ़ते समय जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको जरूर अपने पास रखें, उसके अनुसार आप पढ़ाई करें, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है, ठीक है। वो आपको आंसर देगा कि, और वही आपको जीएस को मजबूत करेगा। किसी एक पर्टिकुलर बुक को खरीद के पढ़ लेने से जीएस कभी भी किसी का नहीं हुआ है, ये एक सच्ची बात है, इसको आपको स्वीकार करना होगा, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात को। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 हुआ। अब 24 पे आते हैं। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? संघ राज्य क्षेत्र पूछ रहा है, यूटी, जिसमें वन सबसे कम है, तो चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो गया क्या? ए, चंडीगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र है, ठीक है। वन क्षेत्र की बात चली है तो यहां पर 2022 में जो रिपोर्ट आया था ये किसका आता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय देहरादून में है, ठीक है। उसके बाद क्या है? यह संस्था प्रत्येक 2 वर्ष पर, ये 2 याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 2 वर्ष पर भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को जारी करती है, वन स्थिति रिपोर्ट को जारी करती है, ध्यान दीजिएगा, जारी करती है, ठीक है। तो 2021 वाला जो है 21 वो जारी किया गया था 22 में, फिर अब 22-23 वाला 24 में आने वाला होगा, आ जाएगा इस तरह से 2022 में। उसके अनुसार कुल क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल देश का जो है, देश का कुल क्षेत्रफल का 21.63 कुछ इतना % जो है ये जंगल है। और इसमें से अगर वृक्षारोपण को भी जोड़ा जाएगा, वृक्षारोपण क्षेत्र है ना, या वृक्ष आवरण क्षेत्र, वृक्ष आवरण क्षेत्र को जोड़ा जाएगा तो ये 23 पॉइंट कुछ बैठता है, ठीक है।
लगभग 23% के आसपास होता है। वृक्षावरण क्षेत्र मध्य प्रदेश, एमपी और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल ये फर्स्ट और सेकंड नंबर पर है फॉरेस्ट एरिया में। फॉरेस्ट एरिया में सबसे अधिक इन्हीं में है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के अनुसार एमपी के बाद अरुणाचल प्रदेश। प्रतिशत के हिसाब से देखें, अगर प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक जंगल मिजोरम, लगभग 84% है ना, क्षेत्र जो है मिजोरम में है। ये बात को ध्यान में रखना, इतने पॉइंट्स को। तो यहां पर जो करेक्ट पॉइंट हमने बताया, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये बताना था कि जंगल जमीन फॉरेस्ट से संबंधित जो संस्था रिपोर्ट देती है, काम करती है, उसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। मुख्यालय इसका देहरादून में है और प्रत्येक 2 वर्ष पर यह संस्था फॉरेस्ट से संबंधित पॉइंट को जारी करती है। और इसके लिए किसका उपयोग करती है? इसके लिए सैटेलाइट के डेटा का उपयोग करती है। उपग्रह से प्राप्त डाटा के आधार पर, उपग्रह से प्राप्त डेटा के आधार पर यह निर्णय देती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 जरा इसको देखते हैं। बहुत ठंड के मौसम में, बहुत ठंड का मौसम है, टेम्परेचर वायुमंडल का बहुत गिर चुका है, पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। वाटर इन वेरी कोल्ड वेदर हेल्प्स प्रिजर्व एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, एक तो पॉइंट आपको याद होगा ये कि वाटर जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक असामान्य व्यवहार दिखलाता है। असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक, प्रदर्शित करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या प्रदर्शित करता है सामान्य व्यवहार? कि सभी वस्तुएं गर्म करने पर फैलती है, लेकिन पानी को जब 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करते हैं तो फैलने के बदले सिकुड़ती है। तो असामान्य व्यवहार में क्या होता है कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर सिकुड़ती है। कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। 4 डिग्री के बाद फिर वो गर्म करने पे फैलती जाएगी। 0 डिग्री से कम भी करेंगे तापमान तो भी फैलेगी, जैसे बर्फ फैल गई। लेकिन 0 से 4 के बीच क्या होता है कि ये जो है उल्टा व्यवहार दिखलाती है, सिकुड़ती चली जाती है। इसका मतलब ये होता है, सिकुड़ने का मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का वॉल्यूम, जल का आयतन घटता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जो जल की डेंसिटी है वो बढ़ती है, जल का जो घनत्व है वो बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, 0 डिग्री पर थोड़ा सा जल का आयतन घटेगा, 1 पे घटेगा, 2 पे थोड़ा और घटेगा, 3, 4 पे सबसे अधिक घट जाएगा, क्योंकि 5 डिग्री से तो फिर पानी फैलना शुरू करेगी तो आयतन बढ़ जाएगा। उसी प्रकार तो 4 डिग्री पर आयतन सबसे कम हो जाएगा और उसी तरह से 4 डिग्री पे घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा, क्योंकि 1 से बढ़ना शुरू हुआ है, बढ़ते 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 4 तक बढ़ा, 5 पर तो फिर घटना शुरू हो गया। तो इसका मतलब यह हो गया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम होगा, आयतन ये होगा मिनिमम, और जो डेंसिटी होगी जल का घनत्व ये होगा अधिकतम, घनत्व जो है वो होगा मैक्सिमम, ठीक है। ये एक्चुअली में पॉइंट होता है। बात आगे समझ में? इतना पॉइंट्स है, इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक। और एक बात और भी ध्यान रखना है कि जो ठंडा जल है,
इसका घनत्व तो अधिक होता है, यह भी ध्यान रखिएगा, और जो गर्म जल है उसका घनत्व तो कम होगा। गर्म जल जो है उसका जो घनत्व है वो कम होगा, कम होगा, ठीक। गर्म जल का घनत्व कम, लेकिन 0 से 4 तक उल्टी घटना, 0 से 4 तक उल्टी घटना, पानी गर्म है लेकिन घनत्व बढ़ रहा है, जबकि गर्म पानी का घनत्व कम होना चाहिए। तो ये 0 से 4 तक जो उल्टी घटना होती है ना, यही कारण होता है ये ठंड के मौसम का। क्या कारण होता है जरा मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा पॉइंट देखिए। हम एक ऐसे जगह की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां का टेम्परेचर घट के 0 डिग्री हो रहा है मौसम में, बहुत ठंडा। मान के चलते हैं कि वहां एक तालाब है, ठीक, इस तरह से। अब ये तालाब जो है, ये तालाब का पानी का तापमान कितना है, जितना वायुमंडल का तापमान है। वायुमंडल का तापमान है 6 डिग्री, तो पानी का तापमान भी कितना होगा, 6 डिग्री। आगे क्या हुआ, ठंड का मौसम आ गया, वायुमंडल का तापमान घट गया 5, तो पानी का भी हो जाएगा 5। 5 कैसे होगा, 5 होने की एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले ऊपर का टेम्परेचर घट के 5 डिग्री होता है, नीचे वाला 6 ही रहता है। अब 5 डिग्री का जो पानी है वो ठंडा है, 6 डिग्री का गर्म है। गर्म जल का घनत्व कम होगा, ठंडा जल का घनत्व ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा घनत्व वाली चीज डूब जाएगी, कम घनत्व वाली चीज ऊपर आ जाएगी। तो 5 डिग्री का पानी नीचे, 6 डिग्री का पानी ऊपर। अब ये 6 डिग्री वाला फिर इसके संपर्क में आएगा, फिर ये 5 डिग्री बन जाएगा, ये पानी नीचे, फिर ये 6 वाला ऊपर। इस तरह से टोटल वाटर का टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री। इसी तरह से वायुमंडल का तापमान घट के 4 हुआ, तो टोटल वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, 4 डिग्री हो गया। अब अगर वायुमंडल का तापमान 4 डिग्री से घट के 3 डिग्री होता है, तो सबसे पहले तो ऊपरी सतह का टेम्परेचर 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री का पानी ठंडा जरूर है 4 डिग्री से, लेकिन वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि 4 डिग्री पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी इसका घनत्व अब कम है। कम घनत्व वाली चीज नीचे नहीं आएगी, तैरती रहेगी। तो 3 डिग्री का पानी यहां ऊपर तैरता रहेगा और 4 डिग्री का पानी वैसे रहेगा। अब अगर तापमान घट के 2 डिग्री हुआ तो ये 2 होगा, पानी नीचे नहीं आएगा, ठंडा जरूर है। 1 डिग्री हुआ तो ये भी 1 डिग्री होगा, पानी ठंडा है लेकिन नीचे नहीं आएगा, क्योंकि घनत्व 4 डिग्री पर अधिक होता है। और अगर 0 हो गया वायुमंडल का तापमान, तो ये 0 हो जाएगा। 0 होने पे ये पूरी बर्फ जम जाएगी, लेकिन बर्फ तो जम जाएगी, नीचे का तापमान 4 डिग्री ही रहेगा, और 4 डिग्री तापमान में कोई भी जीव जंतु रह सकते हैं। वही कह रहा है यहां पर कि वाटर इन वेरी कोल्ड वेदर, जब पानी जम जाए, बहुत ठंडा हो जाए, उसके बाद भी जो है वो जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं उनकी सहायता करता है। तो क्या घटना सहायता की एक्चुअली में, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, अगर ये संकुचन 0 से 4 तक नहीं होता पानी का, ये इस प्रकार का व्यवहार, तो ये घटना बिल्कुल नहीं हो सकती थी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट जो आंसर है ये हमारे पास होगा कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरी बात ये भी ध्यान देना है कि बर्फ जो है उष्मा का कुचालक होता है। उष्मा का कुचालक, कुचालक होता है। कुचालक को इंग्लिश में आप कहते हैं बेड कंडक्टर, बेड कंडक्टर। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे रिजल्ट ये निकला कि 4 डिग्री का तापमान जो पानी का है, अब ये घट के 3-2 नहीं होगा, क्योंकि बर्फ जो है वो इस पानी की उष्मा को बाहर निकलने नहीं देगी, नहीं देगी। अंदर ही अंदर हीट ये पानी में रहेगा, और अंदर जब हीट रहेगा तो पानी नॉर्मली रहेगा उस तरह से। उतनी गर्मी में जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन, करेक्ट आंसर क्या, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सबको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब आगे चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 26। इन बार्बर शॉप, नाई की दुकान में दो समतल दर्पण इस तरह से रखे जाते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर 2 दर्पण के बीच आपको इमेज प्राप्त करना हो, ठीक है, 2 दर्पण के मध्य प्रतिबिंब का निर्माण, अगर ये प्राप्त करना हो आपको, तो इसका सिंपल सा तरीका है, ठीक है। प्रतिबिंब का निर्माण, थीटा बाय 360 की आप वैल्यू निकालिए, सॉरी 360 अपॉन थीटा की आप वैल्यू निकालिए, ठीक है।
और इस वैल्यू से आपका सब कुछ निकल जाएगा। अगर वैल्यू ऑड आ रही है तो नंबर ऑफ इमेज वही रह जाएगा जो वैल्यू आ रही है, वही रह जाएगा। 360 डिग्री बाय थीटा ही रिजल्ट बन जाएगा। अगर इवन वैल्यू आ रही है, इवन का मतलब हो गया सम संख्या, तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो जितनी वैल्यू आई है उसमें से एक माइनस कर दीजिए तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। दो तो सबसे आसान तरीका ये हो गया निकालने का, है इसमें से निकल जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो समतल दर्पण नाई की दुकान में थीटा बराबर अगर हम 0 डिग्री पे रखते हैं तो 360 बाई 0 ये बनेगा इनफाइनाइट। तो वहां पे इमेज जो है काफी अधिक बन के दिखाना होता है, एक एक करके बहुत सारे इमेज बनाने होते हैं, इसीलिए 0 डिग्री पे मिरर को रखा जाता है एक दूसरे के समानांतर। समानांतर रखने से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बन जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ए। करेक्ट आंसर आ गया यहां पे ए, एक दूसरे के समानांतर, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और 360 डिग्री बाय थीटा वैल्यू आप पुट करेंगे, रिजल्ट यहां पे आपके पास आएगा। उस रिजल्ट से आप निकाल लेंगे कि कितना इमेज आपका बन सकता है। 30 डिग्री पे रखा जाएगा तो 360 डिग्री बाय थीटा, 30 पे मान लो रखा है यहां पे अगर, तो 360 अपॉन 30। ठीक है, तो 3 से कितना आ गया 12। 12 कौन सी संख्या हो गई, इवन संख्या हो गई। तो कुल प्रतिबिंब जो बनेगा वो 11 बनेगा। 360 बाय थीटा की वैल्यू 12 थी, 12 में से एक माइनस कर दिया तो यहां पे बन जाएगा 12 माइनस 1 यानी 11 है। अगर ऑड ही वैल्यू आ रही है, मान लो 360 डिग्री बाय 40 रखा हमने, 360 डिग्री बाय 40 तो 4 9 जा 9, 9 तो ऑड वैल्यू है तो इमेज की संख्या 9 ही रह जाएगी। ऐसे करके रिजल्ट निकलता है। जो भी एंगल दिया रहेगा दो दर्पण के बीच उसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। उसका क्वेश्चन नंबर 27 है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक साउथ है, मैग्नेटिक साउथ है वो। ठीक है, ये होता है कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट अराउंड अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हुज नॉर्थ पोल इज लोकेटेड इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन इज। देखिए, एक तो बार मैग्नेट ये होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, नॉर्थ से निकल के वो साउथ में जाती है और साउथ में भी खत्म नहीं होती, मैग्नेट के अंदर चलती है और चलते चलते फिर वहीं पहुंचती है जहां से निकली थी। उसी तरह से हम ऐसा कर सकते हैं, इस प्रकार के डायग्राम बना सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है, इसको कहते हैं चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा हमेशा हमेशा गोलीय परिपथ का निर्माण करती है, परिपथ का निर्माण करती है, ये आप याद रखेंगे, निर्माण करती है गोलीय परिपथ। कैसे गोलीय, तो देख रहे हो यहां से निकली ऐसे और फिर ऐसे चली गई, यहां से निकली ऐसे चली गई, तो गोल परिपथ हो गया, बंद परिपथ का निर्माण करती है गोलीय, या इसको हम कह सकते हैं बंद परिपथ का निर्माण करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड का। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को वर्टिकली, ठीक है, रखते हैं, ऐसे करके रखेंगे इस तरह से, नॉर्थ और साउथ पोल, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना लाइन, वो डायग्राम से इस तरह से दिखता है, जहां पे कि दो पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये एक्चुअली में मैग्नेटिकली साउथ दिखाता है, मैग्नेटिकली साउथ होता है और साउथ वाला मैग्नेटिकली क्या होता है, नॉर्थ। कब, जब हम अर्थ के ध्रुव को लेते हैं नॉर्थ और साउथ को, तो इस दोनों के प्रभाव से, अपोजिट पोल के प्रभाव से क्या होता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है दो पॉइंट पे, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए उसी को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, उसी को न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट ये पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका एक यहां एक यहां, दो पोल के बीच ही मैग्नेटिक फील्ड जो है कैंसिल होगा, तो एक यहां और एक यहां, तो करेक्ट आंसर यहां पे दो यहां लिखा ही नहीं हुआ है, इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, उपयुक्त में से क्या होगा, कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, दो न्यूट्रल पॉइंट आएंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0, अर्थ के पोल और मैग्नेटिक के पोल के कैंसिल होने से, अर्थ के पोल मैग्नेटिक के पोल के कैंसिल होने से, क्योंकि जो पृथ्वी का ध्रुव है और जो मैग्नेटिक का ध्रुव है बिल्कुल अपोजिट होता है, उसकी वजह से। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिए, करेक्ट आंसर हमारे पास तो उपयुक्त में से कोई नहीं हुआ,
और न्यूट्रल पॉइंट की संख्या हो गई 2। न्यूट्रल पॉइंट की जो संख्या है ये आपके पास आ गई 2। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चुंबकीय बल रेखा हमेशा गोलीय परिपथ का निर्माण करती है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? वाटर गैस, देखिए यहां देखिए, वाटर जल गैस भी कहते हैं इसको। वाटर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का। प्रोड्यूसर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का, ठीक है। नेचुरल गैस जिसको प्राकृतिक गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस ये होता है मीथेन 83% प्लस इथेन। नेचुरल गैस एलपीजी की बात करें, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। और एक और मैं लिखना चाह रहा हूं गैसोहोल, गैसोहोल ये होता है पेट्रोल प्लस इथेनॉल या अल्कोहल इथेनॉल, ठीक है। इसको गैसोहोल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इतने सारे गैस हैं जो इसका कॉम्बिनेशन मैंने लिखा था। यहां पे अगर आप देखें वाटर गैस का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ए। यहां पे एक याद रखिए, और बायोगैस का, बायोगैस इसमें मीथेन होता है, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इंप्यूरिटीज होती है। इंप्यूरिटीज यानी अशुद्धियां होती है, अशुद्धियां। इतनी चीजें आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे। आधुनिक परमाणु प्रतीक, आधुनिक परमाणु प्रतीक मॉडर्न न्यूक्लियर सिंबल क्या होता है? जैसे एक्स कोई एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट में यहां पर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या, परमाणु संख्या ये जेड हो गया। और यहां पर लिखते हैं मास नंबर, मास नंबर ए, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या ऐसे करके लिखते हैं। ये सबसे पहले बताया था हमें किसने? बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। ये करेक्ट आंसर भी हो गया, बर्जीलियस ने हमें इसके बारे में बताया था, ठीक है। बर्जीलियस। डाल्टन क्या है? ये सर्वप्रथम, सर्वप्रथम परमाणु यानी एटम के बारे में डाल्टन ने बताया। ये कह सकते हैं कि एटम शब्द किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया। एटम शब्द, शब्द डाल्टन ने दिया, ठीक है, डाल्टन ने दिया। एटम शब्द जो है वो डाल्टन के द्वारा दिया गया था, ये ध्यान रखिए। ये इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। एटम शब्द किसने दिया? तो डाल्टन के द्वारा दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। डाल्टन के बारे में इसकी थ्योरी आई थी बाद में, हालांकि इसकी थ्योरी बाद में चल के गलत हो गई बहुत ज्यादा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ये हुआ नहीं डाल्टन। बोर्ड का मॉडल आया था रदरफोर्ड के बाद। यहां पर ध्यान रखना है कि एक रदरफोर्ड मॉडल भी आया था, रदरफोर्ड मॉडल 1911 में। इसको नाभिकीय मॉडल कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल। नाभिकीय मॉडल कहते हैं क्योंकि नाभिक के बारे में जानकारी जो है वो इसी से हमें प्राप्त हुई थी, नाभिकीय मॉडल, ठीक है। तो इस तरह से नाभिक से रिलेटेड जो है जानकारी पहली बार रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा हमें मिली थी। इसको इसलिए इस मॉडल को नाभिकीय मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको नाभिकीय मॉडल कहते हैं। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, ओके। अब इसके बाद एक और मॉडल था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, इसको पल्म पडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। पल्म पडिंग मॉडल भी इसको कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना, पल्म पडिंग मॉडल, ठीक है। थॉमसन मॉडल को पल्म पडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। यह भी एटम से रिलेटेड ही मॉडल है, ठीक। तो बोर्ड का मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का हो गया, थॉमसन का हो गया, डाल्टन का हो गया, ये सारे मॉडल एटम से रिलेटेड मॉडल है, परमाणु से संबंधित जो है सारे मॉडल होते हैं, ठीक।
अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है, क्योंकि देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करती है कि ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का संपूर्ण होल बॉडी में, संपूर्ण शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर उसे समाप्त कर देता है, उसे समाप्त कर देता है। और सिंपल सी बात है, जब उसे समाप्त कर देगा तो ऑक्सीजन पहुंचाने वाला जो सिस्टम था वही खत्म हो गया, तो बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं तो लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। तो इसलिए करेक्ट आंसर हम ये लिखेंगे इसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है और संयोजन करने के पश्चात जो है वो ऑक्सीजन की पूर्ति शरीर को नहीं हो पाती है और अंत में हमें हमारी डेथ हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। करेक्ट आंसर यहां पे निकल के आया बी, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है और करने के बाद उसको समाप्त कर देता है। इसीलिए ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को मोस्ट डेंजरस गैस, है ना, ये कहते हैं इसको मोस्ट डेंजरस, काफी खतरनाक गैस के नाम से इसको जाना जाता है। दम घोटू गैस भी इसको कहते हैं हिंदी में, दम घुटने से मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कहां से होगी इसको भी याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन कहां होगा, हमेशा एक शब्द याद रखना है, एक ही शब्द याद रखना है, इनसफिशिएंट बर्निंग। इनसफिशिएंट बर्निंग यानी अपर्याप्त या अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन, पूरा कोई चीज नहीं जला हो, आधा अधूरा जला हो तो उससे हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, करेक्ट आंसर सी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक्चुअली में आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है, प्लांट सेल में, जंतु सेल की चीज नहीं है ये, लेकिन बंदर में ये बेसिकली पाया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है, एक्सेप्शन है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है, फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया, फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है, एक तो पॉइंट ये हो गया। अच्छा, इसमें क्लोरोफिल, ये भी देखिए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है, भी एक्स्ट्रा पॉइंट बन गया। तो क्लोरोप्लास्ट की बात हो गई। सेंट्रियोल जो एक चीज है ना, सेंट्रोसोम में पाया जाता है सेंट्रियोल। इसमें एक ध्यान रखिएगा कि ये सेल डिवीजन में भाग लेता है, सेल डिवीजन में भाग लेता है। हम लोग जानते हैं कि हमारी कोशिकाएं जो होती है वो हर हमेशा डिवाइड होते रहती है, ब्रेक होते रहती है ना। तो सेल डिवीजन में भाग लेने का काम सेंट्रियोल का होता है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा एक और पॉइंट है कि जो न्यूक्लियस होते हैं सेल में, न्यूक्लियस के पोजीशन को, है ना, पोजीशन को स्थिर करना या निश्चित करना, स्थिर करने में भी इसका योगदान होता है बहुत कुछ। तो ये सेंट्रियोल है, लेकिन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन में ये भाग लेता है, ठीक है, सेल डिवीजन। तो इतने पॉइंट्स आप यहां पर याद रखेंगे। करेक्ट आंसर इसका हो गया कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। 31 करेक्ट। अब आते हैं 32 पे। 32, फूल फ्लावर का डैश फल बनता है। देखिए, फूल का ओवेरी
ये बनेगा फ्रूट, ठीक है। ओवेरी फ्रूट बनेगा। ओव्यूल्स ये सीड बनेगा यानी बीज बनेगा। ओवेरी वॉल जो होगा वो पेरिकार्प का निर्माण करेगा, पेरिकार्प का निर्माण करेगा, ठीक है। ये 3 चीजें होती जो आपको याद रखना है। एक फ्लावर जो होता है, एक फूल, उसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट 3 चीज का निर्माण करते हैं। एक पूरा जब हम फ्रूट, एक फल लेते हैं तो फल को आप काटेंगे, उसका ऊपर का एक हिस्सा होता है, ठीक है, बीच का हिस्सा होता है, अंदर का हिस्सा होता है, फिर उसमें बीज होते हैं, ऊपर का छिलका होता है। इन सब चीजों को अगर हम देखें तो इसमें से आपको 3 भाग में बांटना पड़ेगा। ओवेरी से फल बनता है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसे होते हैं फ्रूट, फल, जिनका निर्माण ओवेरी से नहीं होता है तो इसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो फ्रूट भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। फ्रूट जो होते हैं 2 प्रकार के, एक तो ट्रू हो गया, एक हो गया फॉल्स। फॉल्स, ओवेरी से फल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो ये कहलाएगा फॉल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे एप्पल फॉल्स फ्रूट है, ध्यान दीजिएगा। नाशपाती ये सब फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। तो इसमें से ये पॉइंट हो गए। अब यहां पे ये 2 पॉइंट हो गए एप्पल। उसके बाद अब देखिए ये जो पेरिकार्प है इसके 3 हिस्से, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, ये 3 पॉइंट हैं। क्या ये होता है, समझ लीजिए बात को। तो ट्रू और फॉल्स तो समझ में आ गया। ओवेरी से फल नहीं बनेगा तो फॉल्स, जैसे एप्पल फॉल्स फ्रूट। गुआवा जो है वो ट्रू फॉल्स है, ट्रू है, अमरूद जिसको कहते हैं, ठीक है। तो एक तो फ्रूट बना ओवेरी से, फ्रूट के अंदर का बीज जो है वो बना ओव्यूल से, OVULES। इसकी थोड़ी मुझे हिंदी नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ओव्यूल्स हो गया। और तीसरा जो है ओवेरी वॉल, इससे बनता है पेरिकार्प। अब ये पेरिकार्प के 3 हिस्से होते हैं। एपिकार्प फल का सबसे बाहरी हिस्सा, फल का सबसे बाहरी हिस्सा जो छिलका होता है ना, छिलका, हिंदी में जिसको हम छिलका कह सकते हैं, बाहरी हिस्सा, ये हो गया एपिकार्प, ठीक। मेसोकार्प से क्या बनेगा, फल के बीच का भाग, फल के बीच का भाग क्या कहेंगे इसको, इसको पल्प कहते हैं, पल्प या गुदा इसको कहते हैं, पल्प। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो फल का हुआ वो मेसोकार्प, बीच का भाग जो हुआ, गुद्दा जिसको हम कहते हैं ये। और एंडोकार्प जो एक्चुअली में होता है वो उससे सीड्स यानी सीड्स के आवरण बनते हैं, बीजों को ढकने के लिए जो चीज बनता है वो होता है एंडोकार्प। ये तीनों हिस्सा किसका है, पेरिकार्प का ही हिस्सा है। और पेरिकार्प का निर्माण किससे हुआ, ओवेरी वॉल से हुआ। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला। इतने पॉइंट्स आपको याद रखना इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या निकला 32 का, सी। 32 का करेक्ट आंसर क्या निकला, सी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट 33 पर। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। 1857 का जो विद्रोह था 10 मई, कई बार हो चुकी है चर्चा, ठीक है, मेरठ से। 11 मई कहां से, दिल्ली से, ठीक है, प्रारंभ हुआ था। अवध के सैनिकों ने सबसे अधिक संख्या में भाग लिया था, सबसे अधिक संख्या में भाग लिया था, भाग लिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अवध के सैनिकों ने। बिहार में प्रारंभ कहां से हुआ, बिहार में रोहिणी से प्रारंभ हुआ, रोहिणी से ये प्रारंभ हुआ था बिहार में, ठीक है। अब यहां पर 1857 का जो विद्रोह था उसके संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, यही तो सही नहीं है। करेक्ट आंसर ए हो गया, करेक्ट आंसर ए हो गया, क्योंकि इसमें से ये पॉइंट बिल्कुल गलत है।
देखा जाए तो कहीं कोई शिक्षित वर्ग ने सभी जगह समर्थन नहीं किया था, जमींदार वर्ग इससे अलग थे, जमींदार वर्ग थे उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। शिक्षित वर्ग भी अलग रहे इससे, वो भी शामिल नहीं हुए। तो पूरे हृदय क्या हो, इसे ही समर्थन नहीं किया, पूरे हृदय तो बाद की बात है। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश शासन के द्वारा सिपाहियों के साथ किए गए विभिन्न प्रकार के गलत कार्यों के कारण से, है ना, ये लोग एकजुट हुए थे। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया था। बिल्कुल कहा गया था ये, ठीक है, कि ये एकता की वजह से ये ज्यादा सफल हो पाया। अगर हिंदू मुस्लिम एकता नहीं होती तो सफलता उतनी नहीं मिलती, ठीक है। इसे 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने? बीडी सावरकर ने कहा था, ठीक है। इसको बीडी सावरकर ने इसको कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और प्रथम अधिवेशन भी इसी साल प्रथम अधिवेशन का डेट दिया गया है ना। प्रथम अधिवेशन तो 1885 में जो हुआ, इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम ये क्या थे? एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल अधिकारी थे, सैनिक नहीं थे, ये सिविल अधिकारी थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जिनके द्वारा स्थापना की गई थी। सिविल, ये सिविल शब्द को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन वहां भी फंसा सकता है आपको, ठीक है। एक सिंपल ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सिविल सेवा, उसके अधिकारी थे ये संस्थापक। प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी। कुल प्रतिनिधि कितने? 72, 72 प्रतिनिधियों से शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस सम्मेलन में शामिल नहीं थे। मैं ये नाम क्यों लिख रहा हूं? शामिल नहीं थे, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और इंपॉर्टेंट भी है कि जो कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय उन्होंने काफी जोर शोर से स्थापना में योगदान दिया था। हालांकि उनका अपना भी संगठन था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल एक्टिव हो, इन्वॉल्व हो और वो प्रथम ही जो अधिवेशन हो उसमें ना आए तो ये क्वेश्चन बनता है। लगभग लोग आए थे, वो नहीं आए थे क्योंकि उनकी अपनी जो संस्था थी उसकी मीटिंग भी उसी समय थी। बाद में चल के उनकी संस्था का विलय कर दिया गया कांग्रेस में और पूरी तरह से कांग्रेस में वो आ गए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं थे। प्रथम अधिवेशन जहां होना था वहां पे नहीं हुआ। कारण यह था कि उस जगह पे एक बीमारी फैल गई, महामारी, प्लेग फैल गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें से पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। करेक्ट आंसर हो गया सी। तो 34 का करेक्ट आंसर हमारे पास होगा सी। 34 का करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास आया सी, ठीक है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित है? उग्रवादी मतलब यहां गरम दल की बात हो रही है, ठीक है। विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों, संस्थाओं का बहिष्कार, सरकार के साथ असहयोग। बिल्कुल किया था उन्होंने, थोड़ा बहुत तो किया था। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनका। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना, शासन तंत्र को अस्त व्यस्त करना, ये भी था इनका। एक से अधिक हो गया आंसर डी, ठीक है, डी हो गया।
ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था उग्रवादियों का, ये तो करते ही करते थे। इसके साथ साथ ये भी किया था उन्होंने, विदेशी वस्तु, सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठान, उपाधि, संस्थाओं का बहिष्कार। बहिष्कार इनका सबसे महत्वपूर्ण हथियार था और सरकार के साथ असहयोग भी इनका सबसे महत्वपूर्ण हथियार था। तो इस तरह से जो है ये क्रांतिकारी लोग इन सभी कार्यों से सरकार को, ब्रिटिश सरकार को यहां से हिलाने का कार्य कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। 35 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आएगा डी। करेक्ट आंसर निकल के आएगा हमारे पास डी। ठीक है, यहां ये भी ध्यान रखना है आपको कि जब हम उग्रवादी शब्द का उपयोग करते हैं, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय और उस समय के बाद कांग्रेस में दो प्रकार के दलों का बोलबाला रहा। एक को हम नरमपंथी के नाम से जानते हैं, नरमपंथी, और एक को कहते हैं गरमपंथी। ठीक है, गरमपंथी। नरमपंथी का मतलब क्या था? अनुनय, विनय पत्र, याचना के माध्यम से अपनी मांगे मनवाना, अपनी मांगे मनवाना, ये था नरमपंथी का काम। पत्र विपत्र जाके याचना वगैरह के माध्यम से, है ना, कि हमें कर दीजिए वाला। गरमपंथी ऐसे नहीं थे, ये हथियार का प्रयोग भी करने के लिए तैयार रहते थे। केवल एक ही पॉइंट मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि और सब बातें लिखी हुई है, और तो सब गरमपंथी के बारे में है ही। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना, शासन तंत्र को अस्त व्यस्त करना वगैरह वगैरह, ये सब गरमपंथी का था। तो दो प्रकार के लोग थे गरमपंथी में। आपको पता होगा कि लाल बाल पाल का नाम आता है, लाल बाल और पाल का नाम आता है। इसके साथ एक अरविंद घोष, अरविंद घोष का नाम आता है। ठीक है, ये सब गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब गरम दल। नरमपंथी की बात अगर करें नरम दल में, तो इसमें थे फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये सभी नरम दल के नेता थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, नरम दल वाले थे सब। तो दो दल थे इसमें, गरम और नरम। के बाद आते हैं नेक्स्ट पे 36 पे। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अभी जो पॉइंट में लेके चला था बस उसी का एक अगला क्वेश्चन आ गया। देख रहे हो, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति, नरम दल की जो राजनीति थी, क्षमा याचना, इन सब चीजों से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना की थी? लेकिन व्यवस्थित आलोचना करने वाले कौन होंगे? सारे गरम दल के लोग होंगे, सीधी सी बात है। नरम दल की राजनीति की आलोचना कौन करेगा? गरम दल वाला। अब इसमें कह रहा है कि स्पेशल उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों से इस प्रकार की आलोचना की थी, मतलब इस तरह के लेख को लिख के। नाम था अरविंद घोष। अभी चर्चा मैंने की थी ना कि अरविंद घोष गरम दल के नेता थे, तो अरविंद घोष ने लिखा था न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड है, और उसके माध्यम से उन्होंने नरम दलीय राजनीति में जो अनुनय, विनय, क्षमा याचना वाली बात थी, कहा इससे भारत कभी आजाद नहीं होने वाला है, हमें जो है दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो काफी इस लेख में कई सारे चीजों को लिख के उन्होंने विरोध किया। कौन? अरविंद घोष। विरोध करने वाले कौन थे? अरविंद घोष थे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 37 पे। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी, देखिए 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह था ये मुंबई एवं कराची, ये दो जगहों पे हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले मुंबई में फिर कराची में भी ये फैला था थोड़ा बहुत। ये दो जगहों पे हुआ था। हुआ क्या था? सैनिकों के साथ अभद्रता
के खिलाफ या के विरुद्ध, एक तो ये, और दूसरा खाने की गुणवत्ता को लेकर। गुणवत्ता जो क्वालिटी थी खाने की, भोजन की, वो खराब थी। इसको लेकर इन लोगों ने अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह किया था। ठीक है, और विद्रोह करने के बाद इन लोगों ने जहाज जो होता है नेवी का, उस पर लिख दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस तरह की बात थी इसमें से। ठीक है, और ये काफी भयानक विद्रोह हुआ था, यहां तक कि मुंबई में एक विशाल हड़ताल का आयोजन भी किया गया था। विशाल हड़ताल का आयोजन भी हुआ था, इसमें आयोजन हुआ था। इतने पॉइंट आप याद रखेंगे इंडियन नेवी वाले में। ठीक है, ये 3 पॉइंट हुआ था। बाद में चल के सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के कहने पर इन लोगों ने समर्पण कर दिया और कहा था कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटिश के सामने नहीं। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह था उसको आत्मसमर्पण करवाने में वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। करेक्ट आंसर हो गया सी। करेक्ट आंसर इसका हो गया सी। अब 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? पूना पैक्ट एक्चुअली में रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय था, कम्युनल अवार्ड जिसको कहते हैं, कम्युनल अवार्ड के विरोध में या ये कह सकते हैं कम्युनल अवार्ड की समस्या को सुलझाने के लिए ये पूना पैक्ट आया था। पूना पैक्ट आया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें पूना पैक्ट आया था और इसमें क्या हुआ था पूना पैक्ट में कि दलित को जो अलग कर दिया गया था हिंदुओं से, इसमें कम्युनल अवार्ड के तहत उस दलित को 71 की जगह 147 स्थान रिजर्व किए गए थे। कहां? सेंट्रल एंड स्टेट असेंबली में। ये एक्चुअली में काम था उसका। ठीक है, पूना पैक्ट का। तो सरकारी नौकरियों में सही नहीं है, दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, यही सही नहीं है। करेक्ट आंसर ये हो गया। सरकारी नौकरी में दलितों के लिए प्रतिनिधित्व की कोई बात नहीं थी। प्रांतीय विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए स्थान का आरक्षण था, ये इंपॉर्टेंट था। बी और सी सही है, तो ये सही नहीं है, पहले बता चुका हूं मैं। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट असेंबली में सीटें फिक्स कर दी गई थी। कितनी? 177। पहले था 71, अब कर दिया गया 177। लेकिन दलित को हिंदुओं से अलग जो किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया, उनको हिंदू ही माना गया। ये व्यवस्था थी। तो ये एक पॉइंट था, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, पूना पैक्ट 1932। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875। ठीक है, इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन, जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ के कहीं और चले गए हैं उनसे संबंधित आंदोलन था, ये उनको वापस लाने के लिए चलाया गया ये शुद्धि आंदोलन। ठीक है, इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, है ना, ये इनका था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती की स्थापना। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन ये 1959 और 60 के आसपास किया था, नील दर्पण। ठीक है, और ये संबंध किससे था? नील आंदोलन से था। नील आंदोलन जो बंगाल में हुआ था उससे संबंधित डेट आपको याद रखना है यहाँ पे। तो 1959-60 का संबंध है इससे, जो ये लेखन है दीन बंधु मित्र का। ठीक है, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन क्या? 1982 में किया। 1982 में किया। ये आनंद मठ लिखा था इन्होंने किस लिए? बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था, उस सन्यासी विद्रोह के आंखों देखा हाल को इन्होंने आनंद मठ में लिखा है, जो एक बिल्कुल सच्ची कहानी पे आधारित है। सन्यासी विद्रोह जो बंगाल में किया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला
कि ये होता है 1875 में, ये होता है 1959-60 में और 1982 में। तो सबसे पहले की घटना बी हुई, सबसे पहले घटना बी हुई, बी के बाद ए और सी। तो करेक्ट आंसर यहां पे निकल गया बी। 39 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास निकला है बी। ठीक है, 1959-60 में नील दर्पण का लेखन किया गया था। अब आइए उसके बाद 40 पे, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? दर्शन नहीं, एक्चुअली में दर्शन किया था। देखिए यहाँ पे 11 अगस्त जो है 1942 को, उससे पहले सचिवालय कांड जो हुआ था, सचिवालय कांड, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे, 7 छात्र जो है वो शहीद हुए, उसके विरोध में पूरे पटना को बंद रखा गया था। और उसी के क्रम में जो है बाद में चल के जो लोगों, जो गांव शहर के लोग थे, नागरिक थे, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसमें कोई विशेष नेता वहां पे नहीं थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आपको लगेगा कि इसमें पॉलिटिकल लीडर का कोई नाम होगा, कोई नाम नहीं था। इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, नगर के अधीनस्थ नागरिकों के द्वारा एक्चुअली में उसका नेतृत्व किया गया था। और इन नागरिकों के नेतृत्व से ही जो है ये आंदोलन वहां पर आगे बढ़ा था। ठीक है, और ये सचिवालय कांड जो है 1942 के आंदोलन से ही संबंधित है। इसमें एक बात और भी ध्यान रखना है, स्वराज ट्रेन की चर्चा होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्वराज ट्रेन क्या था, तो ये आपको याद रखना है। ट्रेन को ही उस समय आंदोलनकारियों ने बंधक बना लिया और ट्रेन को जहां मर्जी वो लेके जाते थे, जहां मर्जी मतलब रोड पे नहीं चलाते थे, पटरी पे ही चलती थी, और आंदोलन जो है उसको करते थे ट्रेन के माध्यम से। तो स्वराज ट्रेन की चर्चा कहां पे हुई है? ये भारत छोड़ो आंदोलन के टर्म में ही हुई है। ठीक है, इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। तो आज के डिस्कशन को हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इसके बाद एक सेकेंड, 39 क्वेश्चन देखिए। हाँ देख रहे हैं, क्या देखना भाई? 39 तुम भी देखो जरा, हम भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ठीक तो है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। क्या समस्या है इसमें? दिक्कत क्या है? ठीक तो है, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं एक पॉइंट इसमें से। 1959-60 में नील दर्पण का आंदोलन हुआ था, नील दर्पण लिखा गया था बुक नील आंदोलन के कारण से। और 82 में आनंद मठ। तो क्या पूछ रहा है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो पहले का मतलब क्या होगा? सबसे पहले यही घटना हुई ना बीच का, 50 और 60 के बीच। अच्छा ठीक, ओके ओके, ये 1959 का 1875 का करेक्ट आंसर ये होगा। ओके थैंक यू। ये एक्चुअली में 1819 में कंफ्यूजन था, 1875 में डेट हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। ठीक है, ये 1959-60 का है, ये 1982 सॉरी 1882। तो यहाँ पे 1875 सबसे पहली घटना ये हो गई। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये किया गया था। तो आज का यही तक, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फिर अगले एक और टेस्ट के साथ। तब तक थैंक यू।